Okay. Now in today's class, after covering in the previous lecture जो हमने cover किया था, temperatures, thermometers, temperature scales and its numericals. तो इस क्लास में हम देखेंगे थर्मल एक्सपांशन। पूरा एक थ्योरेटिकल आइडिया मैं आपके सामने रखूंगा, कंप्लीट थ्योरेटिकल परसेप्शन के थर्मल एक्सपांशन का क्या मतलब होता है और अलग अलग डायमेंशनल बेसिस पर उसे कैसे इवेल्युएट किया जाता है, व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन इट एंड सो ऑन। ओके, द लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग and very easy to understand. Now let's begin with the basics. What do you mean by thermal expansion? थर्मल का यहाँ सीधा सीधा मतलब हम लोग ले लेंगे हीट। ओके, किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम लोग हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे एंड बिकॉज ऑफ हीटिंग हम ये देखेंगे कि उसमें एक्सपांशन होता है, मतलब उसके डायमेंशंस इंक्रीज हो जाते हैं। डायमेंशंस का मतलब आप ले सकते हो लेंथ इंक्रीज हो गई, एरिया इंक्रीज हो गया, या कह सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। सो इंक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग is called as thermal expansion. आ रही बात समझ? Now question arises कि ऐसा exactly होता कैसे? तो कोई भी एक मटेरियल अगर हम एक सिंपल डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये मान लेते हैं कोई भी एक मटेरियल है। ओके, किसी मटेरियल की शीट है। अब होगा ये कि इस मटेरियल में कुछ इस तरीके का एटॉमिक अरेंजमेंट होगा। लाइक मैं ऐसे ये ब्लू कलर के जो सर्कल्स बना रहा हूँ, इससे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक एटॉमिक अरेंजमेंट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब किसी गिवन सॉलिड के लिए ये एटॉमिक जो अरेंजमेंट्स हैं ये फिक्स होते हैं। ओके, कुछ खास डिस्टेंस पर होते हैं ये। नाउ व्हाट यू डिड, यू स्टार्टेड हीटिंग इट। आपने इसको हीट करना शुरू किया। अब हीट करने का सीधा सा मतलब यही निकलता है ना कि हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो जो हीट हमने इसको दी वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन के इस मटेरियल के अंदर चली जाएगी। एनर्जी मिलने की वजह से ये जो एटॉमिक अरेंजमेंट्स हैं ये एक्साइट हो जाएंगे। अदर आई में से कि ये थोड़ा बहुत मूव करने लगेंगे, अपनी जगह से हिलने लगेंगे। अब ऐसे समझिए किसी चीज को एनर्जी दें तो नाचने लगता है ना? किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई तो उछलने लगता है। तो बिल्कुल वैसे जैसे ही हीट इसको मिलती है तो उस हीट की वजह से ये जो एटम्स हैं, या कह सकते हो आप मॉलिक्यूल्स हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अगर ये ऐसे वाइब्रेट हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं, ठीक है, इनके अंदर मोशन डेवलप होता है, तो इनका जो इंटरनल गैप है, इन दोनों के बीच का जो इंटरनल गैप है, या किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरनल गैप है वो इंक्रीज हो जाता है। और फिर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं आफ्टर हीटिंग, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसे मैं एक्सपांड करने की अगर कोशिश करूं तो ये ऑब्जेक्ट, लेट मी जस्ट कंसीडर हियर, ये ऑब्जेक्ट जैसे मैं यहां इसे ट्रेस कर, इनका गैप अगर बढ़ गया तो हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इट इज जस्ट मूविंग, ये एक्सपांड नहीं हो रहा है एक्चुअली। लेट्स टेक इट लाइक दिस, नो इट इज मूविंग। सिंपली ऐसे समझिए कि ये ऑब्जेक्ट एक्सपांड होता है। ओके, थोड़ा सा एनिमेशन का यूज करना चाह रहा था बट वो फ्रीडम यहाँ पे नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो ये मॉलिक्यूलर या एटॉमिक गैप बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन, और ओवरऑल ये ऑब्जेक्ट जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इसका साइज इंक्रीज होता है तो हम ये कहेंगे कि इसकी लेंथ बढ़ गई है, हम ये कह सकते हैं कि इसका एरिया बढ़ गया है, और ये हम ये भी कह सकते हैं अगर वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं तो इसकी वॉल्यूम बढ़ गई।
तो इस तरीके से अगर कोई एक्सपांशन होता है बिकॉज ऑफ हीटिंग, सो दैट विल बी कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. नाउ यू रिमेंबर वन थिंग हियर, कि ये जो थर्मल एक्सपांशन होता है ना, ये जस्ट लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह होता है। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट मतलब हर एक डायमेंशन इंक्रीज करेगा, हर एक डायमेंशन इंक्रीज। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक स्केल है, ओके, सोचिए इधर, ये स्केल है हमारे पास। अब इस स्केल को मैंने हीट किया। अब इस स्केल को गौर से देखिए, एक तो इस स्केल की अपनी खुद की लेंथ है, इस स्केल पर मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया और इस स्केल के अंदर मैंने एक होल भी बनाया है, ठीक है। अगर इस स्केल को हीट किया गया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया, इसको मैंने लॉट ऑफ हीट देना शुरू किया, और मेरे हीट देने की वजह से क्या हो गया, इसका थर्मल एक्सपांशन हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो हम ये देखेंगे कि इस स्केल का, ये मैं फिर एक बार ट्रेस कर रहा हूं, इस स्केल का, अरे यार ये, लेट मी जस्ट गो बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन। इस स्केल का एक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होगा। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट का मतलब समझिए, पूरा का पूरा बढ़ेगा ऐसे, समझ रहे हो बात? ये छोटी थी ऐसी स्केल, अगर एक्सपांशन हो रहा है ना तो हर एक डायमेंशन इंक्रीज होगा, हर चीज, लेंथ भी बढ़ गई, इस सर्कल को देखिए, सर्कल का साइज भी बढ़ा, और इस होल को देखिए, इस होल का साइज भी बढ़ा हुआ है। इतना था, हीट दिए, एक्सपांशन हुआ, तो एक्सपांशन ऐसे होगा, समझ रहे हो बात को? Yes, sir. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे सोचेंगे, देखो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि स्केल के अंदर ये होल है, ठीक है, तो हम ऐसे सोचेंगे कि अगर इसका थर्मल एक्सपांशन हो गया तो ये होल बंद हो जाएगा, ऐसे हमारे माइंड में आएगा ना। हाँ, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो वो होल बंद नहीं होगा, ये ऐसा एक्सपांशन होगा। होल बंद हुआ क्या? नहीं हुआ, इनफैक्ट वो और बड़ा हो गया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? yes, sir. हाँ, तो ये बात अच्छे से याद रखिए कि थर्मल एक्सपांशन में कभी भी कोई भी डायमेंशन छोटा नहीं होगा, सारे सारे डायमेंशन बढ़ेंगे, सबके सब डायमेंशन बढ़ेंगे। एम्प्टी स्पेस रहेगा तो वो भी साइज में इंक्रीज करेगा। कुछ ड्राइंग उस पर बनाई है तुमने, तो वो भी साइज में इंक्रीज करेगी, लेंथ इंक्रीज करेगी, ब्रेड्थ इंक्रीज करेगी, एरिया है तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो दिमाग में एक बात बिठाना है कि अगर थर्मल एक्सपांशन हो रहा है तो वो जस्ट लाइक एक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह होगा। जैसे तुम अपने मोबाइल पर किसी इमेज को जूम करते हो तो हर एक डायमेंशन इंक्रीज होता है, वैसे ही थर्मल एक्सपांशन में हर एक डायमेंशन इंक्रीज ही होगा। बात समझे? Yes. ठीक है, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से मेंशन करता हूं, रिमेंबर का पॉइंट बना के, कि रिमेंबर दैट एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन बच्चों आपके सामने रखता हूं, आप लोग इसको थोड़ा सा ट्राई करिए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, पहला फंडामेंटल पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट एस्पेक्ट, इस तरीके की प्रॉब्लम का पहला एस्पेक्ट हम लोग देख रहे हैं। जस्ट लाइक इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए, सी दीज टू क्वेश्चंस और केयरफुली आंसर करिए। मेरा ख्याल है जेई में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसके अंदर एक सर्कुलर कैविटी बनाई गई है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन विच डायमेंशन विल इंक्रीज? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कौन सा डायमेंशन इंक्रीज होगा? तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये होल बंद हो जाएगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना होगा कि वो होल ऐसा बीच में बनाया हुआ है ना होल, तो वैसे सोचेंगे कि ये इधर से एक्सपांड होगा, 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 और धीरे धीरे ये होल जो है ना वो छोटा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा एक्सपांड कर दिया तो ये होल बंद भी हो सकता है। क्या ऐसे थर्मल एक्सपांशन होता है, या सिंपली एक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह थर्मल एक्सपांशन होता है? Photographic enlargement. हाँ, याद रखिए। तो इसने पूछा कि कौन सा डायमेंशन इंक्रीज होगा, तो बी में इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा. ए में? होगा, सब में होगा. ये डी में? यस। होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट ये सी में? होगा. ये भी, मतलब हर एक डायमेंशन इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर करो तो। ऑप्शन नंबर बी.
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछ रहा है ना, कौन कौन सा डायमेंशन इंक्रीज करेगा, बताइए क्या है। यस बोलिए। ऑप्शन बी R2 R2 Given figure when the temperature is increased, then which of the following increases? R1 increase होगा, क्या इंक्रीज होगा? ऑप्शन सी ऑप्शन सी आएगा। अच्छा, बी ऑप्शन बी इंक्रीज नहीं होगा, R2 R2 इंक्रीज नहीं होगा। होगा सर। सोचो ना तुम बेटा, इसको केयरफुली सोचो। मैंने अभी अभी तुमको क्या बताया, थर्मल एक्सपांशन मतलब कैसा एक्सपांशन? फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह सोचो ना। तो जस्ट लाइक इमेजिन करो कि वो एक फोटो है और तुम उसका एनलार्जमेंट कर रहे हो। तो ये इमेज थी तुम्हारी, अब ये एनलार्ज हो गई, क्या क्या बढ़ा बताओ? सब कुछ तो बढ़ गया। बहुत बड़ा। अरे बेटा सब कुछ तो बढ़ गया, R1 भी बढ़ा है ना, R1 भी बढ़ गया, R2 भी बढ़ गया और R2 माइनस R1 भी बढ़ा। यस सर सोच के तो देखो, यस सर समझ आ रही है ना बात? यस सर यस अब इस क्वेश्चन पे देखो, जरा ध्यान लगाओ। बिल्कुल फंडामेंटल बात मैं आपके सामने रख रहा हूं पहले, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही किया है इसको। तो पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान रखो और सोच समझ के जवाब देना। एक सिलेंड्रिकल मेटल का रॉड है, ये ऐसे बनाया है, ठीक। अब इस सिलेंड्रिकल मेटल की रॉड को हमने हीट करना शुरू किया, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे गैप भी था ये। तो हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब हीट किया, तो क्या बढ़ेगा और क्या इंक्रीज होगा? ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ आंसर। सी सी ऑप्शन बी ऑप्शन बी, सी, ए क्या? सी एक्स डिक्रीजेस, आर एंड डी इंक्रीजेस। रेडियस भी बढ़ेगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा और ये एक्स डिक्रीज होगा, ऐसे बोल रहा है। एक्स और आर इंक्रीज होगा, डी डिक्रीज होगा, एक्स आर एंड डी ऑल इंक्रीजेस, क्या होगा? सारे इंक्रीज होंगे, जस्ट लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। हर चीज को बड़ी करो। ऑप्शन सी। समझ रहे हो ना बात को? ये देखो, अगर मैं इस इमेज को दोबारा आपके सामने पुटअप करूं, इस इमेज को मैं दोबारा तुम्हारे सामने पुटअप करता हूं, ये फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट कर दिया, हर चीज तो बढ़ गई। ये पहले छोटी थी, ये बड़ी हो रही है, तो हर चीज तो बढ़ रही है। एक्स भी तो बढ़ गया, आर भी तो बढ़ गया, डी भी तो बढ़ गया। सोचो ना, ये देखो Yes, छोटा छोटा था पहले, ये कर दिया बड़ा, सब कुछ तो बड़ा हुआ। Yes. समझे नहीं? हाँ सर। ओके, तो याद रखना कि थर्मल एक्सपांशन जब भी होगा ना, तो एक फोटोग्राफिक एक्सपांशन की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि बीच में खाली जगह है तो वो कभी भी छोटी होगी, नहीं होगी छोटी वो। ये अच्छे से दिमाग में बिठाना। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास ना ऐसा एक रिंग है, लाइक दिस, और इस रिंग को एक हल्का सा पोर्शन काट दिया आपने, और ऐसे इसका एंगल बन रहा है थीटा। अब मैंने इसको हीट किया, और इनफैक्ट यहां से यहां तक का जो गैप मैंने काटा ना, वो ये गैप मान लो ये एक्स है, और इसका रेडियस अगर मैं निकालता हूं इस रिंग का, तो मान लेते हैं ये आर है। अब अगर मैंने इसका एक्सपांशन किया, तो सोच समझ के बताइए, क्या आर इंक्रीज होगा? यस क्या एक्स इंक्रीज होगा? यस और व्हाट अबाउट थीटा? इंक्रीज होगा। नहीं होगा थीटा इंक्रीज। क्यों होगा थीटा इंक्रीज? इमेजिन करो तुमने मेरी ऐसे करके फोटो निकाली, वीडियो दिख रहा है सबको? यस सर ऐसे साइन के साथ तुमने मेरी फोटो निकाली। अब यहाँ एक एंगल बन रहा है, मान लो 20 डिग्री का, और वो फोटो तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर है। तुमने फोटो को जूम किया, तो क्या ये 20 का 40 हो जाएगा? नहीं सही सर एंगल बढ़ेगा क्या? 20 का 40 होना मतलब समझ रहे हो, मेरे उंगलियों के बीच का गैप बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि उंगलियों के बीच का गैप बढ़ गया? नहीं होगा ना ऐसा। नहीं सर तो एंगल चेंज नहीं होगा, याद रखो, एंगल चेंज नहीं होगा। इसे ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिखा। रिमेंबर दैट एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। अगर सर्कल है तो सर्कल का रेडियस बड़ा हो गया, अगर गैप है तो गैप बड़ा हो गया, ठीक है ना।
अगर कोई रेडियाई वगैरह है ऐसे आर डी वगैरह वगैरह तो वो इंक्रीज हो गए, लेकिन एंगल चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। अब यहाँ पे भी तुम सोच सकते हो ना बेटा, अगर देखो ये इस जगह पे अगर तुमने ऐसे सोचा कि ये जो एक्स है ना इसका एंगल तुमने ऐसे निकाला, ये बना थीटा, अब बड़ा भी करोगे तो वो वैसा ही रहेगा ना, ये Yes. लाइन कैसी बड़ी हो जाएगी, लेकिन कोने में आके अपेक्स पे आके उसका एंगल तो उतना ही बनेगा जितना बन रहा था पहले से। यस सर। समझ आई बात? यस सर। यस सर। या ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो कि मान लो हमारे पास ना एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, अब इस सर्कल को मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे काटा और यहां से लेकर के यहां तक एक 90 डिग्री का एक पोर्शन बना दिया, तो यहाँ एंगल कितना बना? 90 डिग्री। अब इसका एक्सपांशन करो तो क्या ये 90 का 100 हो जाएगा क्या? नहीं। समझ आई बात तुमको? तो एंगल नहीं चेंज होगा, ये दिमाग में बिठाना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यस, तो यहाँ पे Yes, याद sir. रखना चाहिए कि थीटा कैसा रहेगा? Constant. सेम, सेम बोलो, कांस्टेंट बोलो या बोलो नो चेंज। ओके, लीनियर डायमेंशन बढ़ेगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी सीक्वेंस में, है ना मजेदार। थर्मल एक्सपांशन की शुरुआत ही हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से की है, अभी कोई फॉर्मूला नहीं बनाया हमने, अभी बनाना है हमको फॉर्मूला। अब इसे देखिए ध्यान से, केयरफुली रीड करना, क्या कह रहा है ये? Two holes of unequal diameter D1 and D2 are cut in the metal sheet. If the sheet is heated, क्या होगा? Both increase. वेरी गुड। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन क्या आएगा? Option B. क्या है? सब बढ़ेगा यार, सब बढ़ेगा। हाँ, थीटा नहीं बढ़ेगा, बाकी सब बढ़ जाएगा। तो ये है थर्मल एक्सपांशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। बेसिक्स इसके ये होते हैं कि इंटर एटॉमिक गैप जो है वो बढ़ जाता है हीट करने की वजह से, और वो गैप इसलिए बढ़ता है कि आप एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी देने की वजह से क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत वाइब्रेट होने लगेंगे और इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, और वो गैप इंक्रीज करने की वजह से एक्सपांशन होगा, और एक्सपांशन एक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह होगा जिसमें हर एक लीनियर डायमेंशन इंक्रीज करेगा एक्सेप्ट द एंगल्स। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ओके, अब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि क्या थर्मल एक्सपांशन सिर्फ सॉलिड्स में होता है, लिक्विड्स या गैसियस सिस्टम में नहीं हो सकता क्या? तो थर्मल एक्सपांशन सभी तरीके के मटेरियल्स में होता है, सॉलिड्स में होगा, लिक्विड्स में होगा, गैसियस सिस्टम्स में होगा, सभी तरीके के मटेरियल्स किसी भी स्टेट और फॉर्म में हो उनमें एक्सपांशन हो सकता है। लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है, लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में तीनों तरीके के एक्सपांशन पॉसिबल हैं। गैसियस सिस्टम में या लिक्विड के केस में हम बोलेंगे कि सिर्फ वॉल्यूम एक्सपांशन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि गैस या लिक्विड एक वॉल्यूम की फॉर्मेट में हमारे पास होगा, तो वहां एक्सपांशन सिर्फ वॉल्यूम के लेवल पर कैलकुलेट किया जाएगा। जबकि सॉलिड्स के लिए ये एक्सपांशन तीन तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। व्हाट आर द थ्री वेज इन विच वी कैन कैलकुलेट द एक्सपांशन? Area. Volume. लेंथ वाइज, जिसे हम कहेंगे लीनियर एक्सपांशन, एरिया वाइज, जिसे हम कह सकते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन, ठीक है, या एरियल एक्सपांशन भी हम कहते हैं कई जगह, और तीसरा जो तरीका होता है इसका वॉल्यूम एक्सपांशन, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि देयर इज एन एक्सपांशन इन वॉल्यूम। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ थ्री एक्सपांशंस इन केस ऑफ व्हाट? सॉलिड्स। Solid. अब हम अभी के लेक्चर में ये एक एक करके तीनों बातें डिस्कस करते हैं, एक एक करके बिल्कुल इत्मीनान से, ध्यान से, और तीनों बिल्कुल सिमिलर हैं, आइडेंटिकल वे में इनके फॉर्मेट्स और फॉर्मूले बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लीनियर एक्सपांशन से। नंबर 1 पहला पार्ट ले लेते हैं, लीनियर एक्सपांशन। इसके लिए मैं इमेजिन करता हूं कि मेरे पास एक रॉड है लाइक दिस, और इस रॉड का पर्टिकुलर लेंथ है, और उस लेंथ को मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर मेजर किया, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो लेंथ थी L0। कब मेजर किया गया ये? 0 degree. 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इस रॉड को हीट करना शुरू किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हो गया कि इस रॉड में थोड़ा बहुत एक्सपांशन हो गया। लेट्स से कि ये रॉड की लेंथ जो है बढ़ के थोड़ी सी इंक्रीज होकर के, जैसे मैं दिखा रहा हूं, कुछ L वैल्यू पे आ गई, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि ये मेजर हुआ एट सम T डिग्री सेल्सियस। बात समझ रहे हैं? 0 से मैंने शुरू किया एंड इट इज गोइंग टू बी मेंटेन एट सम T डिग्री सेल्सियस।
या मैं वैसे ही टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करता हूं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया। ओके चलिए, डिग्री सेल्सियस या केल्विन कह लें, या ऐसे समझ लेते हैं कि हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज किया, और जो टेम्परेचर हमने चेंज किया है वो कुछ डेल्टा टी ऐसा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब चाहो तो तुम इसको डिग्री सेल्सियस में मेजर करो, चाहो तो उसको तुम केल्विन में मेजर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे क्या होता है कि मैं ये समझना चाहता हूं कि जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ वो कितनी हुई है। तो आंसर सिंपल है, चेंज इन लेंथ अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मुझे निकालना चाहिए L माइनस L0। समझा? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि नया लेंथ जो हमको आफ्टर हीटिंग मिल रहा है वो L मिल रहा है, और बिफोर हीटिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस जो हमको लेंथ मिल रही थी वो L0 मिल रही थी। तो अगर चेंज निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब मैं सोचने लग रहा हूं यार, ये चेंज इन लेंथ जो है यानी कि L माइनस L0, ये सिंपली चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? क्योंकि अगर मैंने टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस तो लाए वो भी increase हो। तो लेंथ भी ज्यादा चेंज होगी, है ना। टेम्परेचर अगर मैं मान लो 10 डिग्री से चेंज कराने की बजाय 100 डिग्री से चेंज कराऊंगा तो लेंथ में एक्सपांशन भी मुझे ज्यादा देखने को मिलेगा, और अगर लेंथ में ज्यादा एक्सपांशन हुआ तो चेंज इन लेंथ भी मुझे ज्यादा ऑब्जर्व करने को मिलेगी। सो पहला पॉइंट हमें ये समझ में आया कि चेंज इन लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। सेकंड और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चेंज ऑफ लेंथ मुझे देखने को मिल रही है यानी कि L माइनस L0, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ओरिजिनल लेंथ के साथ। ओरिजिनली लेंथ कितनी थी जरा सोचिए, अगर मेरे पास एक छोटा सा रॉड है, सिर्फ इतना सा, देखिए यहाँ कॉर्नर पे बना रहा हूं, सिर्फ इतना सा, तो जब वो है ही छोटा सा तो कितना इंक्रीज होगा उसमें? नहीं होगा ना ज्यादा इंक्रीज। लेकिन अगर मेरे पास एक पहले से बड़ा रॉड है, अब इस रॉड को मैंने हीट किया, इस बड़े वाले रॉड को, तो क्या मैं इसमें ज्यादा चेंजेस ऑब्जर्व कर पाऊंगा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अगर पहले से ही रॉड मेरा 1 सेंटीमीटर का है तो ऐसा थोड़ी होगा कि 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर रॉड की इनिशियल लेंथ पहले से कम है तो चेंजेस भी कम होंगे, और अगर रॉड की इनिशियल लेंथ पहले से ज्यादा है तो जाहिर बात है चेंजेस भी ज्यादा होंगे। तो मुझे लिखना चाहिए कि चेंज इन लेंथ शैल बी, या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझे? Yes, Yes. sir. Yes or no? अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों बातों को मिला के लिखते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं। तो हमने लिखा L माइनस L0 यानी कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 डेल्टा टी। इन दोनों को हमने मिला के लिखा। कोई मटेरियल कितना चेंज होगा ये उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, साथ साथ उसके चेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है। अगर यहां मैं कॉपर की मटेरियल इस्तेमाल करूं तो मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करता हूं तो कुछ और रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे। मतलब जो भी यहाँ चेंजेस होने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट तो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि मैंने मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, और यहाँ मटेरियल की मतलब कुछ लिखा ही नहीं अभी तक। समझ आ रही है ना बात आप? Yes, sir. हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं और हम इसे ऐसे लिखते हैं L माइनस L0 चेंज इन लेंथ इक्वल्स, देखो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, प्रोपोर्शनैलिटी की बजाय क्या लगाया मैंने? इक्वल टू। Equal. जब मैं इक्वल टू लगाता हूं तो क्या मुझे कोई Constant कांस्टेंट इंट्रोड्यूस introduce करना चाहिए? Yes. Yes, sir. इस बार जो कांस्टेंट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उसका नाम है अल्फा। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, ये अल्फा है। ठीक है, यहाँ मैंने प्रोपोर्शनैलिटी लिखा है, यहाँ मैं रेड से लिख रहा हूं, ये क्या है? अल्फा। फिर आगे की इक्वेशन हमारी जैसी थी वैसी, यानी कि L0 और डेल्टा टी। अब क्वेश्चन आता है ये अल्फा क्या है? सो दिस अल्फा इज नथिंग बट कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या है अल्फा? Coefficient of linear कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, एंड इट इज ए कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, मैं कौन से मटेरियल का यहाँ यूज कर रहा हूं जिसकी लेंथ में मुझे चेंजेस लाने हैं उसका ये कांस्टेंट। आई बात समझ में आपके? Yes, इफ आई sir. जस्ट रीराइट दिस फॉर्मूला फॉर अल्फा, तो अल्फा के लिए फॉर्मूला मेरे पास कुछ ऐसा है, L माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 डेल्टा टी। आर यू गेटिंग इट राइट?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप जरा सोचिए, अगर हम अल्फा को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये न्यूमरेटर में आने वाला फैक्टर क्या है? Change. Change in length. चेंज इन लेंथ। डेफिनेशन जरा ध्यान से समझिए, ये L0 क्या है? Original length. ओरिजिनल लेंथ। और ये क्या है? Change in Change temperature. in temperature. चेंज इन टेम्परेचर। अब इसकी डेफिनेशन गौर से सुनिए, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर is called as alpha, which means coefficient of linear expansion. माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो प्लीज। डेफिनेशन और एक बार सुनिए, व्हाट इज दिस? Change in length. चेंज इन लेंथ पर यूनिट, व्हाट इज दिस? Original length. ओरिजिनल लेंथ एट व्हाट? 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अपने मन में दोहराइए, याद करिए इसको। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज Alpha. अल्फा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आसान डेफिनेशन है, फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिए। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। हम चाहें तो इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, अल्फा इज इक्वल टू dl अपॉन L0 इंटू dt। अगर काफी छोटा चेंज हो रहा है तो L माइनस L0 को मैं dl बोल दूंगा, चेंज इन लेंथ। L0 को मैं बोल दूंगा ओरिजिनल लेंथ, और ये डेल्टा टी यानी कि यहां पे आया dt विच इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, ये सारी चीजें मैंने नोट्स में आपको लिख के दी हैं, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट अगेन एंड अगेन। मैं फिर दोहराता हूं, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि भाई रिपीट करो, तो फिर एक बार सुनो गौर से। ये न्यूमरेटर में क्या आया, बोलो? Change in length. पर यूनिट Original length. ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अल्फा। छोटे चेंजेस हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dl डिवाइडेड बाय L0 इंटू dt। गेटिंग इट राइट? Yes. अब यहाँ एक और फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, जरा इस चीज को ध्यान से देखिए, इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। मैं इसे फिर एक बार रिपीट कर लेता हूं, नीचे दोबारा लिखता हूं, L माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ L0 इंटू डेल्टा टी। तो एक काम करते हैं, L इज इक्वल टू L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा टी। क्लियर हुआ? Yes. देयरफॉर L इज इक्वल टू L0 कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, क्लियर? यहां से और यहां से मैंने L0 कॉमन ले लिया। इक्वेशन आई समझ में आप सभी के? Yes, sir. ओके, क्लियर पॉइंट एकदम? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कोई नई लेंथ हमको निकालनी है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, नई लेंथ अगर हमको निकालनी है तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूले से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, अब ये पूरा कैलकुलेशन जो मैंने किया ना, ये मैंने किया 0 डिग्री और किसी हायर टेम्परेचर पर। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि ऑलरेडी सब्सटेंस किसी टेम्परेचर पर होता है, अब जैसे रूम टेम्परेचर पर है, तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो अलग अलग लेंथ के रिप्रेजेंटेशन हैं, एक है L1 जो किसी T1 टेम्परेचर पर है, और एक है L2 जो किसी T2 हायर टेम्परेचर पर है। और अगर मैं चेंज ऑफ टेम्परेचर लिखना चाहता हूं तो सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं, T2 माइनस T1। तो जरा सोचिए कि आप इस तरीके का फॉर्मूला कैसे लिख पाओगे। ऐसे लिखोगे, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। करेक्ट जा रहा हूं मैं? Yes. L0 की बजाय मैंने L1 लिया, क्योंकि इनिशियली मैं इस लेंथ से शुरू कर रहा हूं और फाइनली मुझे इतनी लेंथ मिल रही है। L2. L0 की बजाय मैंने L1 ले लिया और L की जगह L2 ले लिया। तो ये फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला पूरा ऐसे भी किया जा सकता है, L2 इज इक्वल टू L1 कॉमन ले लिया आपने और यहाँ पे आया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ऐसे भी इसे लिखा
जा सकता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एंड जनरल कंडीशन टू एक्सप्लेन व्हाट इज लीनियर एक्सपांशन. इसमें दो और कंडीशन आती है बेटा, दोनों कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूं, जरा ध्यान से सुनना इस बात को. अगर अल्फा ठीक ठाक तरीके से हमारे सामने है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ठाक तरीके से कांस्टेंट अगर अल्फा है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अल्फा कांस्टेंट नहीं होता है. जैसे यहां देखो मैं एक इक्वेशन पुट अप कर रहा हूं. अल्फा इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस या आप कह लो कि अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ. तो ये जो चेंज ऑफ लेंथ वाला फैक्टर आपने कुछ इस तरीके से अभी अभी बनाया था, देखो यहां पे ये L माइनस L0, इस चीज को रेफर करो. तो एक्चुअली ये ऐसा था, L माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा L चेंज ऑफ लेंथ इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा टी. तो अगर मैं ये कहूं कि अल्फा कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो फंक्शन है, वेरिएबल है, चेंज हो सकता है, अल्फा कांस्टेंट नंबर की तरह नहीं है, तो इसी फॉर्मूले को आप इंटीग्रेट करोगे. दिख रहा है, समझ में आई बात? Yes, sir. और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आप लेंथ के लगा रहे हो, अल्फा डीएक्स कर रहे हो आप, और ये चेंज ऑफ टेम्परेचर तो जैसा है वैसे. ठीक है. अब Yes, अल्फा sir. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा लेंथ का फंक्शन ना होके टेम्परेचर का फंक्शन हो जाए. ये देखिए, अगर अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन हो गया, इफ अल्फा इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो वही डेल्टा एल यानी कि ये अल्फा, ये L0 जैसा वैसा, लेकिन ये किसका फंक्शन बन के आया? टेम्परेचर का. तो फिर हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं लेकिन विद द लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर. और यहां अगर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें करना चाहिए विद द लिमिट ऑफ डिस्टेंस. हो सकता है आप इसे L1 से लेकर के L2 के लिए इंटीग्रेट करें. समझे बात? यस सर. Yes, तो एक sir. मोटा मोटा हिसाब किताब हमको क्या याद रखना है कि अगर अल्फा कांस्टेंट है तो बहुत अच्छी बात है, चलो ऐसे निकल आएगा, ऐसे निकल आएगा. ठीक है, या ऐसे जीरो के साथ कंपेयर करोगे तो ऐसे लिख लोगे. लेकिन अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए, इतना दिमाग में बिठाओ, क्या करना चाहिए हमको? Integrate. इंटीग्रेट करना पड़ेगा. दैट्स इट. ओके, दैट्स इट. अब एक और बात अच्छे से ध्यान में बिठाओ कि अल्फा का कैलकुलेशन क्या सिर्फ लेंथ के लिए ही किया जाएगा क्या? गौर से सुनना मेरी बात. नहीं, ये गलतफहमी है. अल्फा का कैलकुलेशन सिर्फ लेंथ ही के लिए किया जाता है ऐसा जरूरी नहीं है. अब इस डायग्राम को देखिए बेटा, ध्यान से देखो इस डायग्राम को. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डिस्क ली है और ये डिस्क का रेडियस R है और ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में सर्टेन लेंथ है. अगर मैं इसे एक्सपांड कर जाऊं, इसे एक्सपांड करूं यानी कि इस पर हीट कर दूं, इसको टेम्परेचर बढ़ा दूं इसका, तो इसका फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट हो जाएगा. ये ऐसे. Yes. तो ये रेडियस में जो इंक्रीज हुआ है ना, उसके लिए भी अल्फा का कैलकुलेशन किया जा सकता है. समझ रहे हो बात? कैसे आएगा? यस सर. R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. और ये जो लेंथ का एक्सपांशन हुआ है ना, उसके लिए भी अल्फा का कैलकुलेशन पॉसिबल है. समझे बात? Yes, sir. Yes, sir. जरूरी नहीं है कि अल्फा का कैलकुलेशन यानी कि लीनियर एक्सपांशन से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन खाली लेंथ ऑब्जेक्ट के लिए किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए दोनों पॉइंट्स अगर हम डिसाइड कर लें, डिफाइन कर लें कि इन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ, तो उसके लिए भी हम अल्फा का कैलकुलेशन कर सकते हैं. इनफैक्ट ये जो सारे एग्जांपल्स मैंने अभी आपके सामने रखे थे, देखो थोड़ी देर पहले, यहाँ C के लिए अल्फा का कैलकुलेशन किया जा सकता है क्या? यस. Yes, sir. R1 R2 के लिए किया जा सकता है. यस. Yes, sir. Yes. इस X के लिए किया जा सकता है. यस. Yes. R के लिए किया जा सकता है. यस. यहाँ V1 V2 के लिए किया जा सकता है. यस. किसी भी लीनियर मेजरमेंट्स के लिए हम अल्फा का कैलकुलेशन यानी कि लीनियर एक्सपांशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं. शेप ऑफ द बॉडी कुछ भी हो. बात समझ आई आपके? मैं Yes. फिर दोहरा दूं, शेप ऑफ द बॉडी कुछ भी हो. आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब मैं चाहता हूं कि आप चीजों को आप मुझे बताएं, मैं ना करूं. ठीक है ना? आप लोग बताएं मुझे. सेकेंड कैटेगरी ऑफ एक्सपांशन जो हमें समझना है ना, वो एरियल एक्सपांशन. तो इसकी शुरुआत बच्चों मैं ऐसे करता हूं कि मेरे पास एक एरिया है लाइक दिस, और ये एरिया 0 डिग्री सेल्सियस पर है और एरिया का मैग्नीट्यूड है A0.
हमने इसको हीट किया, हीट करने की वजह से ये एरिया एक्सपांड हो गया, एक्सपांड होकर के अब मुझे ये ए दिख रहा है और इसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ डेल्टा टी। तो बेटा सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओ कि यहाँ चेंज ऑफ एरिया कितना हुआ? डेल्टा ई। ए माइनस ए नॉट सिंपली, Yes, है sir. कि नहीं? यस सर। अब मुझे बताओ कि ए माइनस ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? डेल्टा टी वेरी Delta गुड, शाबाश, डेल्टा टी को। दूसरी बात मुझे बताओ कि ए माइनस ए नॉट यानी कि चेंज ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? ए नॉट को। ए नॉट, शाबाश, वेरी गुड। पिछला डेरिवेशन रेफर करो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इन दोनों को अगर मैंने मिला के लिखा ए माइनस ए नॉट, तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या बनेगी? डेल्टा टी ए नॉट ए नॉट डेल्टा टी। डेल्टा लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ मटेरियल कौन सा है। तो अगर Yes. मटेरियल को कंसीडर करते हुए इस इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा तो मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लाना पड़ेगा। यस तो यहाँ कांस्टेंट आएगा बीटा ए नॉट डेल्टा टी। अब थोड़ा लॉजिकली सोचकर बताइए इस बीटा को क्या कहना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अल्फा को कहा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। व्हाट माय पॉइंट? Yes. थिंक ऑन इट कि अगर मैं बीटा का डेफिनेशन बनाना चाहता हूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ए माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट डेल्टा टी। Delta T. अब जरा सोचिए ये चीज क्या है? चेंज इन एरिया Area. और यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री रेज इन टेम्परेचर। डेफिनेशन बन गई। यस सर। क्या कहेंगे? चेंज एरिया पर ओरिजिनल एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 Yeah, डिग्री at 0 सेल्सियस degree पर डिग्री रेज ऑफ टेम्परेचर विल बी टर्म्ड एज। बीटा गेटिंग द पॉइंट? नाउ Yes, थिंक sir. अगर मुझे ए लिखना है, ए नया एरिया कितना है ये लिखना है, तो मैं ए नॉट को दूसरी तरफ ले लूंगा, फिर उसके बाद प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, आपने ए नॉट को कांस्टेंट किया 1 प्लस बीटा बीटा डेल्टा डेल्टा टी। हो गया काम तमाम आपका। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर न शुरू करते हुए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर शुरू करें, T1 जिसके लिए करस्पॉन्डिंग एरिया A1 है, T2 जिसके लिए करस्पॉन्डिंग एरिया A2 है, चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर डेल्टा टी है, तो ऐसी सूरत में मैं क्या लिखूंगा? A2 इज इक्वल टू A1 A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी डेल्टा टी। है कि नहीं आसान? एकदम सिमिलर, यस सर। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा हमने लेंथ के लिए लिखा। ओके है? यस यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर, तीसरी चीज पर आते हैं। काफी आसान, आप खुद इस बात को अच्छे से कंफर्म कर पाएंगे। लेट्स टॉक ऑन वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपांशन में जस्ट इमेजिन करते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग वॉल्यूम्स हैं। लेट्स बिगिन विथ वन ऑफ द वॉल्यूम विद दिस सिचुएशन। ये एक पहली वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम किसी भी टाइप में हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसकी वॉल्यूम मैग्नीट्यूड मैं कह रहा हूं कि V0 है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हीट किया तो ये हो गया बड़ा, ठीक है, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट हो गया इसका, ये बड़ा हो गया, नया वॉल्यूम आया V। तो मुझे बताएं सबसे पहली चीज, 3 minus V0. माइनस वी वॉल्यूम। वेरी गुड, V माइनस V नॉट। चाहो तो डेल्टा V लिख लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहला फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा? V माइनस V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी डेल्टा टी। दूसरा फैक्टर क्या आएगा? V माइनस V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V नॉट। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो V माइनस V नॉट प्रोपोर्शनल आएगा V नॉट डेल्टा टी। मटेरियल का भी रोल है, मटेरियल कांस्टेंट होना चाहिए। क्या आएगा कांस्टेंट? गामा यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा गामा, अल्फा बीटा गामा इनटू V नॉट डेल्टा टी। क्या आप मुझे कह सकते हैं कि ये गामा क्या है? Coefficient of volume expansion. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम Has to be taken as coefficient of volume expansion. If I want to modify the formula for gamma, I can write V minus V naught divided by V minus V naught. Define करूँ तो मैं लिखूंगा चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर। ठीक है,
अगर मुझे नए वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है तो मैं ऐसे करूंगा, ठीक है? Yes. समझ पा रहे हो क्या लिख रहा हूं मैं? Yes, sir. गामा वी नॉट डेल्टा टी, मैंने वी नॉट को कॉमन ले लिया, 1 plus One gamma plus delta T. delta T. डेल्टा टी। अगर मेरे पास दो अलग अलग वॉल्यूम, दो अलग अलग टेम्परेचर्स V2 पर is equal हैं, to तो V2 V1, इज इक्वल टू V1 V1 1 1 प्लस plus gamma गामा delta T. डेल्टा टी। तो ये सारी कंडीशंस बिल्कुल सिमिलर लुकिंग हैं। हमें बस ये याद रखना है कि अल्फा करस्पॉन्ड करेगा लेंथ के लिए, बीटा करस्पॉन्ड करेगा एरिया के लिए, और गामा करस्पॉन्ड करेगा वॉल्यूम। Body. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फा फॉर वन डायमेंशनल एक्सपांशन, सिर्फ लेंथ है ना, वन डायमेंशनल। बीटा टू डायमेंशनल एक्सपांशन, लेंथ ब्रेड्थ टू डायमेंशनल एक्सपांशन बीटा। तो गामा 3 dimension. थ्री डायमेंशनल एक्सपांशन। वेरी गुड, गामा के लिए होगा थ्री डायमेंशनल एक्सपांशन। क्या मेरी बात अच्छे से समझ आ रही है आपको? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है यार कि अल्फा बीटा गामा, भाई चलो ठीक है अपनी जगह पे, ओके, बात भी सही है, लेकिन इनमें रिलेशन क्या है? हाँ ये भी सही है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल है, लेकिन न्यूमेरिकल रिलेशन क्या है इनके बीच में? न्यूमेरिकली क्या कोई कंडीशन निकल करके आ सकती है क्या? तो बहुत अच्छे से समझना इस बात को। सपोज मैंने लीनियर एक्सपांशन लिया, जस्ट इमेजिन L इज इक्वल टू L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी, ऐसा मैंने एक लीनियर एक्सपांशन ले लिया। आ रही है ना बात समझ में? Yes, sir. Yes, इसका sir. स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर। तो ये हो गया L का स्क्वायर इज इक्वल टू L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी का, इस तरफ करना चाहिए ब्रैकेट का स्क्वायर। ये ब्रैकेट एक्सपांड कर लो स्क्वायर के हिसाब से, तो L का स्क्वायर, L0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ L0 L0 स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी प्लस 0 L0 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। Delta T square. Yes, sir. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. अब होता ये है कि ये जो अल्फा फैक्टर है ना, ये बहुत स्मॉल होता है, अल्फा वेरी स्मॉल। थर्मल एक्सपांशन की जो कोएफिशिएंट्स होती हैं ऐसे लाखों करोड़ों में नहीं होती हैं, थाउजेंड्स या हंड्रेड्स में नहीं होती हैं, इवन सिंगल इंटीजर डिजिट भी नहीं होती है, 10 टू द पावर -1 2 चलता है, ये बहुत कम रहता है, ये है ना। ऐसे थोड़ी होगा कि हीट करे बरोबर इतना बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो जब कोई नंबर छोटा होता है ना, स्मॉल नंबर होता है ना, अगर हमने उसका स्क्वायर किया तो वो और छोटा हो जाता है। इमेजिन करो तुमने 1 का स्क्वायर किया, आंसर क्या आएगा? 1 2 का स्क्वायर किया, आंसर क्या आएगा? 4 लेकिन इमेजिन करो तुमने 0.1 का स्क्वायर किया, 0.01 आ जाएगा। हाँ, तो छोटे नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? और छोटा, और छोटा होता है। क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब छोटे नंबर की पावर बढ़ाओगे ना तो वो और छोटा हो जाएगा। तो Yes, जब sir. अल्फा पहले से छोटा है और तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, मतलब हम इस फैक्टर को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर लेंगे, और निग्लेक्ट कर करके हम मानेंगे कि ये पूरा फैक्टर कितना है? 0 है। Yes. ठीक है, तो बचा क्या? L का स्क्वायर इज L इक्वल naught टू square L plus नॉट का स्क्वायर प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब जरा सोचिए कि किसी प्लेट के प्रोपोर्शन में अगर मैं चेक करूं तो L का स्क्वायर क्या होता है? एरिया, Yes, sir. एरिया ए नॉट, ये 2 अल्फा बाजू में कर लेता हूं, ये ए नॉट A naught 2 अल्फा डेल्टा टी। ए नॉट को कॉमन निकालते हैं, तो ए विल बी इक्वल टू व्हाट? ए A नॉट naught 1 plus alpha delta T. अल्फा डेल्टा टी। लेकिन एक्चुअल इक्वेशन जो एरिया की है वो तो ये है, एक्चुअल इक्वेशन। Yes. अब बीटा की जगह किसने ली? 2 alpha. Alpha. 2 अल्फा ने, तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना, Alpha is equal to beta. बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। बन गई रिलेशन, सिंपल सी रिलेशन बन गई। Yes. अब सिमिलर वे में हमको रिलेशन निकालनी है
gamma. गामा के लिए। ये समझ आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो सिमिलर वे में वी विल ट्राई टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन फॉर गामा। Gamma. तो शुरुआत वैसे ही करते हैं बेटा कि हमारे पास लेंथ है L एंड दैट वी राइट L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी। अब एक काम करो, इसका क्यूब करो, क्यूब L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। तो ये हो गया L का क्यूब इज इक्वल टू, बोलो, L0 का क्यूब Cube. प्लस 3 टाइम्स ऑफ, A. समझ रहे L1. हो, L0 क्यूब अल्फा डेल्टा टी Delta T. प्लस ब्रैकेट का क्यूब करने आ रहा है ना, Yes. Yes, sir. प्लस L0 cube. बढ़ाओ alpha. बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, कंटिन्यू करो, 3 टाइम्स ऑफ L0 क्यूब अल्फा का स्क्वायर डेल्टा Alpha टी delta. प्लस अल्फा का क्यूब L0 का क्यूब डेल्टा टी का क्यूब। समझ रहे हो कंडीशन? Yes. ब्रैकेट एक्सपांशन कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैंने ब्रैकेट एक्सपांशन किया। साद हिंगानी कर मुझसे पूछ रहा है सर स्क्वायर क्यों नहीं करे? कोई बोलेगा मुझे स्क्वायर क्यों नहीं करे? 3 dimension. हाँ, हमको वॉल्यूम तक जाना है, L क्यूब वॉल्यूम होता है, और पिछली बार स्क्वायर क्यों करे ये सोचो। 2 dimension. 2 dimension. डायमेंशन जाना था, एरिया से पहुंचना था हमको, अब यहाँ हमको वॉल्यूम तक पहुंचना है ना। लॉजिक लगाओ यार, ये चीज तो बताने की भी जरूरत नहीं है। Yes, sir. अब सोचो इसमें से ये टर्म क्या मैं Neglect. निगलेक्ट करके 0 मान सकता हूँ? Yes. Yes. क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? Alpha cube. अल्फा अल्फा छोटा से है बहुत और उसकी छोटा है। हाइयर पावर लेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट करके सीधा सीधा मैंने 0 माना। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, L क्यूब इज इक्वल टू L0 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ, मैंने पहले अल्फा लिखा, L0 का क्यूब और डेल्टा टी। अब बेटा Yes, sir. ध्यान से सोचो, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, V V. वॉल्यूम, बिकॉज L क्यूब इज नथिंग बट वॉल्यूम, ज्योमेट्रिकली सोचो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Gamma sir. is क्या equal आना to चाहिए? 3 alpha. V नॉट Gamma. प्लस 3 3 अल्फा डेल्टा टी। Yes. अगर मैं बना के लिखता हूँ, V नॉट को मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। 3 alpha delta T. लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो वॉल्यूम का ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसा है, 1 1 प्लस Plus gamma गामा delta T. डेल्टा टी। तो किसने किसकी जगह ली? Gamma is equals to 3 Gamma is alpha. equal to 3 alpha. हाँ, तो आंसर आया गामा इज इक्वल टू 3 alpha. 3 alpha. समझे नहीं समझे? Yes, sir. तो ये इनके Yes, sir. आपस में रिलेशंस हैं, जस्ट लाइक, ध्यान से देखना, हमें ऐसा मिला था, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2 alpha. यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, और इससे पता चलेगा अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई By 3. 3। तो ध्यान से देखिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई Gamma by 3, 3. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा. ऐसे भी लिख सकते हो, 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, Gamma. Yes. Yes, sir. ये भी हो गया, आया ना? Yes. Yes, Yes. sir. ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3, Yes. Yes, sir. इसी प्रोपोर्शनैलिटी में, इसी प्रोपोर्शनैलिटी में। समझे नहीं समझे? समझे सर? तो ये कोई भी एक कंडीशन हमें याद यूज करनी चाहिए जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करेंगे। अब इसका सबसे आसान तरीका यही होता है ना यार, कि अल्फा 1 डायमेंशनल है, बीटा कितना डायमेंशन है, 2 dimensional. और गामा कितना? 3 dimensional. अब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, है ना? तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली। Yes, ये sir. कॉमन एलसीएम निकाल के यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया है, इसको कॉमन मल्टीपल ढूंढ के कह सकते हो आप। ये सुनो, Yes, sir. these are some internal relations, और इसमें कंपैरिजन नोट्स के हिसाब से मैं सोचूं तो
आज मैं इसका कोई न्यूमेरिकल आपके सामने नहीं रखूंगा, सिर्फ मैं कंडीशंस आपके सामने रख रहा हूँ बस, थ्योरेटिकल डेरिवेशन जिसे हम कहते हैं। हाँ, एक और बात ये भी होती है कि मान लो अगर अल्फा लेंथ के प्रोपोर्शन में अगर मैं गिनना शुरू करता हूं 2% है, तो उसके हिसाब से बीटा जो है ना 4% हो जाएगा, डबल। और उसके हिसाब से गैमा उसका 3 टाइम्स यानी कि 6% हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज इन एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ चेंज इन लेंथ एंड परसेंटेज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज इन लेंथ। ये भी हमको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. अगर हम एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्फा का वैल्यू हो या बीटा का वैल्यू हो या गैमा का वैल्यू, वो तीनों डायरेक्शंस में, तीनों डायमेंशंस में सेम है। समझ रहे हो? तीनों डायरेक्शंस, तीनों डायमेंशंस में सेम है। एक्स एक्सिस में जाओगे तो भी वही वैल्यू मिल रही है, वाई में जाओगे तो भी वही वैल्यू मिल रही है, और जेड में जाओगे तो भी वही वैल्यू मिल रही है। अगर ऐसा है तो ऐसे मटेरियल को हमें खास नाम देते हैं, हम उसे कॉल करते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। क्या कॉल करेंगे हम उसको? Isotropic. आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब अल्फा एक्स में, वाई में और जेड में सेम है, या Equal. बीटा एक्स में, वाई में और जेड में सेम है, या गैमा एक्स में, वाई में और जेड में सेम है। तो नॉर्मली जितने भी कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे उसमें हम आइसोट्रोपिक मटेरियल का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी रेयर केस में कि अल्फा एक्स वैल्यू और अल्फा वाई वैल्यू और अल्फा जेड वैल्यू सेम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे मटेरियल को क्या नाम देते हैं? अनआइसोट्रोपिक। अनआइसोट्रोपिक। तो इफ वी सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, इफ वी सॉल्व एनी पर्टिकुलर कंडीशन, और उसमें अगर आपको आइसोट्रोपिक मटेरियल ऐसा डिस्कशन किया गया है, इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए किसी भी डायमेंशन में अल्फा बीटा गैमा के वैल्यूज कैसे होंगे? सेम होंगे, जबकि अनआइसोट्रोपिक मटेरियल में ये सेम नहीं। ठीक है, अब ऐसी सूरत में देखो, हमको एक बात पता है ना, हमको एक बात पता है कि गैमा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये तो हमको पता है। अब अगर अनआइसोट्रोपिक मटेरियल है, एक्स वैल्यू अलग है, वाई वैल्यू अलग है, जेड वैल्यू अलग है, तो गैमा देखो मैंने कैसे लिखा। Yes, sir. और अगर वो सिर्फ एक्स और वाई में है तो मैं बीटा कैसे लिखूंगा पता है? Ax plus alpha x plus alpha. अगर वो सिर्फ एक्स और वाई में है तो, बिकॉज वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2 alpha. टाइम्स ऑफ अल्फा। समझ आई बात? तो ये छोटी सी एक कंडीशन अच्छे से याद रखो। ओके, आज के लिए इतना काफी है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है हम अगली क्लास में देखेंगे।